Hello friends, welcome to our polity lecture. This is first chapter of polity, historical background. बहुत ही स्टैटिक चैप्टर है. ऑलरेडी ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है. आपको कुछ नहीं करना, ओपन दैट कंटेंट, लिसन टू द वीडियो. मैं भी यहाँ साथ में आपको वो कंटेंट के साथ ही एक्सप्लेन करूँगा. बहुत आसानी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें आएंगे. ये चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद हम करीब 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, डिस्कस करेंगे यहीं पे, और वो सफिशेंट होगा आपको आपके सीरियस एग्जाम्स के लिए. तो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक. इसमें पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो है 1773. अगेन एक कंटेंट में और लेक्चर में यही डिफरेंस हो जाता है कि कंटेंट आपके सामने है, आपने सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट पढ़ा, चीज़ें समझी, बट लेक्चर में हम आपका उसको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ रीजंस क्यों ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस टाइम के क्या सिनेरियोज थे जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया, वो डिस्कस करेंगे. तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले ही लास्ट जो पोजीशन हुई ब्रिटिश की वो थी बंगाल. बंगाल को कैप्चर करने के बाद 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसीज जो वहाँ पे ब्रिटिश का मेजर फोर्ट्स बने थे जहाँ से वो पूरे इंडिया पे कंट्रोल करते थे. ठीक है, बट ये साइमल्टेनियसली चलता था. साइमल्टेनियसली का मतलब इसमें कोई एक सुप्रीम पावर नहीं थी. बंगाल अपने में, एक गवर्नर जनरल मद्रास का अपने में, एक गवर्नर जनरल बॉम्बे में अपने में. यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट का आने का मतलब ये था कि अभी तक जो रूल चल रहा था वो कंपनी का था. कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो डिसाइड करते थे कि किस तरीके से कंपनी का रूल या ब्रिटिश रूल जिसको हम कहते हैं वो इंडिया में चलेगा. लेकिन अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट आ चुका है. ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्केंटलिस्ट थे जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर इशू हुआ था 1600 में, उसमें हमको पता है कि मोनोपोली दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि कोई और वहाँ से ट्रेड नहीं करेगा ब्रिटेन से. लेकिन अब क्योंकि लोकल पे यानी कि यूरोप में कुछ खास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, बाहर देखना ज़रूरी था क्योंकि नई नई कॉलोनीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी थी ब्रिटिश क्राउन के नाम से, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना. दूसरा एक कल्चरल एस्पेक्ट का, जो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट की जो हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिश सोशल कल्चरल एस्पेक्ट, सोशल कल्चरल जो सिनेरियो था ब्रिटेन में, वो कैसे उनकी कॉलोनीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाए. उसके लिए धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉज बनाने शुरू किए ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल स्फीयर को रेगुलेट किया जाए, कम किया जाए, ताकि बाकी जितने भी मर्केंटलिस्ट, बाकी जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ईस्ट में खुल जाए. दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी. ब्रिटिश क्राउन के नाम से ट्रेड करती थी. ब्रिटिश क्राउन के नाम से वो यहाँ पर इंटरेस्ट या प्रॉफिट कमाती थी, जिसका बहुत मार्जिनल इंटरेस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट जाता था क्राउन के नाम पे. लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि वो इंटरेस्ट बढ़े, और उसकी लिए उन्होंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ईस्ट इंडिया कंपनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करना शुरू किया. जिसका सबसे पहला हथियार जो उन्होंने अडॉप्ट किया वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773. रेगुलेटिंग का अपने में ही मतलब यह है कि आप अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को, उसके प्रेजेंस को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे. ठीक, तो पहला फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. यहीं से शुरुआत हुई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करे. याद रखिएगा, जो भी फंक्शनिंग रेगुलेट करने की हम बात करते हैं वो केवल इकोनॉमिक नहीं है, केवल फाइनेंशियल नहीं है, केवल पॉलिटिकल नहीं है. इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों है. और हम देखेंगे कि बाय 1857 रिवोल्ट, जो 1857 रिवोल्ट के बाद जो 1858 में गुड गवर्नमेंट एक्ट आया, वहां तक आते आते पूरी तरीके से जो इंडिया की जो गवर्नेंस थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई. ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस रिकॉग्नाइज किया गया. इसका मतलब
अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर जानी जा रही थी, जिसका इंटरेस्ट केवल और केवल फाइनेंशियल और इकोनॉमिक था। रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार ये चीज़ रिकॉग्नाइज की गई कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इंडिया में काम नहीं कर रही है, उसके कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट भी है, कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी वो परफॉर्म कर रही है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसके ऊपर होनी चाहिए, जैसे लोकल बॉडीज़ का, एजुकेशन का। वो हम धीरे धीरे देखेंगे अलग अलग एक्ट्स में, रेगुलेटिंग अलग अलग लॉज में किस तरीके से प्रोविजंस बनाए गए थे उन बेसिक नेसेसिटीज़ जो सिटीजन्स की हैं उनको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब आप पढ़ते हो तो एक टर्म आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ और क्यों चाहिए सेंट्रलाइजेशन? जब एक कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में रूल कर रही है, उसके अलग अलग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज अलग अलग स्फीयर में काम कर रहे हैं। जब रिपोर्टिंग होगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो कौन सी अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल होगी किस एक्ट के लिए, ये चीज़ बताना मुश्किल हो जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है, कोई प्रोविज़न बनाती है, कोई अपने इंटरेस्ट की बात इंडिया के लिए करती है, तो वो किससे करे? तो एक सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी ज़रूरी है। वो सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल होगी ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसर करने के लिए कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर कुछ चाहती है करना इंडिया में या कुछ फंक्शंस वो एलोकेट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो किससे कम्युनिकेट करे? एक कम्युनिकेशन चैनल भी तो होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन चैनल तभी होगा जब एक सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी होगी, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट अलग अलग लोगों से अलग अलग स्फीयर में, अलग अलग जोन में तो नहीं बात करेगी। तो एक बंदा जो रिप्रेजेंट कर रहा हो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में और ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल हो। दूसरी तरफ ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन, प्रोविजन, लॉ बनाती है, कोई रूल पास करती है, कोई अपने विचार सामने रखती है, तो उसके लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बात करे तो उसके लिए भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी वहां से शुरू हो रही है। ठीक है, अब हम बेसिक फीचर्स की बात करते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट के बेसिक फीचर्स क्या क्या थे, यानी क्या क्या चीजें इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस कराई। सबसे पहला, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। देखिए, जैसा मैंने बोला कि 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी। एक बंगाल, वहाँ पे एक गवर्नर ऑफ बंगाल था, एक मद्रास, वहाँ पे एक गवर्नर ऑफ मद्रास था, और एक बॉम्बे, वहाँ पे एक गवर्नर ऑफ बॉम्बे था। ये तीनों अथॉरिटी इक्विवेलेंट थी। ठीक है, यानी कि जो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर बंगाल के गवर्नर के पास, वही मद्रास के पास, वही बॉम्बे के पास। तो इस तरीके की फंक्शनिंग में कॉन्ट्रडिक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा थे और होते भी थे। इसलिए एक अथॉरिटी रखना ज़रूरी था ताकि एक हायरकी रेगुलेट बनाई जाए। हायरकी किस लिए? ताकि वही कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट की जाए, फंक्शंस एलोकेट की जाए। इसलिए गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अथॉरिटी दी गई ताकि वो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे के ऊपर, समझ रहे हैं, ऊपर कंसीडर किया जाए। पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ऑलरेडी गवर्नर ऑफ बंगाल थे इस टाइम के। ठीक है, उन्हीं को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन दी गई फॉर द फर्स्ट टाइम। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो टर्म है गवर्नर जनरल और गवर्नर, इसमें जब तक गवर्नर जनरल ना आए तब तक कंफ्यूज मत होइएगा। गवर्नर जनरल का मतलब ही यही था कि एक हायर अथॉरिटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी। अभी तक गवर्नर जो थे वो इंडिविजुअल थे, सारे डिसीजंस खुद लेते थे, लेकिन अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो हैं, लेकिन वो अकेले काम नहीं करेंगे। बेस्ट एग्जांपल आपको समझना हो तो हमारे यहाँ जैसे प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वो डिसीजन मेकिंग अकेले कर पाते हैं? क्या कोई भी डिसीजन प्रेसिडेंट के द्वारा लिया गया, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी का हो या किसी बिल को रिजर्व करना हो, कोई भी ऐसा फंक्शन जो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या वो अकेले करते हैं? वो
नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही करते हैं। उसी तरीके से ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स की दी गई, किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, और कहा गया कि अब आप जितना भी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो या लेजिस्लेटिव फंक्शन हो, एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी गवर्नमेंट का, और लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी कि लॉ बनाने का फंक्शन, रूल बनाने का फंक्शन, ये आप जितने भी फंक्शन परफॉर्म करोगे वो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एड एंड एडवाइस पे करोगे, मदद लेके करोगे, ठीक। लेकिन अभी भी समझिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है, एड एंड एडवाइस कंपल्शन है, यहां पे कोई बाइंडिंग एडवाइस नहीं है, बट गवर्नर जनरल की मदद के लिए ये काउंसिल बनाई गई, बट स्टिल गवर्नर जनरल के पास अपनी ऑटोनॉमी है। थर्ड फीचर है मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जैसे मैंने बताया कि एक हायरार्की बनाने की कोशिश की गई ताकि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाए। वही चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को सबऑर्डिनेशन में रखा गया, किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। यहां पे कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर हैं उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेशन में आ गई। नहीं, अभी भी मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव फंक्शंस अपने में ऑटोनॉमस हैं, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कोई हाथ नहीं है। लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं मद्रास और बॉम्बे गवर्नर्स के, वो सबऑर्डिनेशन में है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, लेजिस्लेटिव पावर नहीं, वो आगे देखेंगे। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ 1773। आपको पता है ये पहली बार हुआ कि एक सेपरेट जुडिशियल ऑर्गन बनाया गया इंडिया में, किस लिए? जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, एडजुडिकेशन के लिए, केसेस सिविल और क्रिमिनल को एडजुडिकेट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले गवर्नर जनरल्स, उनके जो ऑफिसर्स थे वही जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करते था उनको। यहां पे पहली बार एक सेपरेट मैकेनिज्म तैयार किया गया जुडिशरी के लिए, इसलिए ये प्रोविजन जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, आपको कुछ भी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी सुप्रीम कोर्ट के जुडिकेचर को हमारे आगे हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम बाकी के फीचर्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और, prohibited private trade or accepting gifts or bribes from the natives by the company servants। एक और इंपॉर्टेंट फीचर इस एक्ट का, ये ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा कुछ, क्योंकि एक वो चार्टर के अंदर काम करती है जो ब्रिटिश क्राउन ने इशू किया, तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी था। उस इंटरेस्ट के वजह से उसमें उसको डिविडेंड भी देना पड़ता था, प्रॉफिट भी देना पड़ता था। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी वॉर्स लड़ती थी उसमें ब्रिटिश क्राउन के अंदर जितने भी ब्रिटिश फोर्सेस थी वो भी पार्टिसिपेट करती थी, और उन फोर्सेस के पार्टिसिपेशन के लिए एक खर्चा उनको भी देना पड़ता था। एक टाइम था जहां पे एनुअली 4 लाख पाउंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आई कि जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के डिविडेंड्स की बात आती थी, प्रॉफिट की बात आती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा अपने आप को लॉस में दिखाती थी कि भाई हमारे पास तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हम आपको क्या इंटरेस्ट दें, हम आपको क्या डिविडेंड दें। लेकिन जो उसके सर्वेंट्स थे, उसके जो सिविल सर्वेंट्स थे, उसके जो ऑफिसर्स थे, वो बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे होते थे। वो यहाँ से जब अपने देश जाते थे तो बड़े बड़े उनको बाबूस के नाम से, नवाब्स के नाम से जाना जाता था, और बहुत पैसा लेके जाते थे। इस चीज को जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा, उन्होंने बोला ये कॉन्ट्रोडिक्टरी कैसे आ रही है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में है तो उसके ऑफिसर्स भी लॉस में होंगे। भाई अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रही है या प्रॉफिट में नहीं है तो उसके एम्प्लॉयज की भी सैलरी कम होती है। बट यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही। यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी तो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तो लॉस में दिखा रही है, लेकिन उसके ऑफिसर्स बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ अंडर द टेबल चल रहा है। उस अंडर द टेबल जो ट्रेड है ब्रिटिश सर्वेंट्स का, उसको रेगुलेट करने के लिए ये प्रोविजन ऐड किया गया कि जितना भी प्राइवेट ट्रेड है ब्रिटिश सर्वेंट्स का, कंपनी के सर्वेंट्स का, वो नहीं होगा। कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं, किसी तरीके का गिफ्ट और ब्राइब नहीं। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, हम सब इंडियन कल्चर में आज तक ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक। तो एक ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, उनकी जो लग्जरी लाइफ है, उनके जो प्राइवेट ट्रेड्स हैं,
उनको खत्म किया जाए। ये बहुत ही अच्छा एक रिफॉर्म था। ये इसको आप प्रोहिबिशन के तौर पर ना देखें, एक अच्छा सिविल रिफॉर्म के तौर पर देखें। जब आप सिविल सर्विसेज में बात करते हैं तो आज तक इन चीज़ों की बात होती है कि चाहे स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हों या सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स हों, उनका रेम्यूनरेशन अच्छा करिए ताकि उनकी बेसिक नीड्स, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेसिक नीड्स से ऊपर लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो, ताकि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, उनका जो ज़मीर है वो ना मरे और वो अपना सेटिस्फैक्शन उसी सैलरी में, रेम्यूनरेशन में देखें। ठीक है, अगला एक पॉइंट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट इज रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में, जैसे हर कंपनी में एमडी सीईओ होते हैं, वैसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पूरी अथॉरिटी होती थी वो इन्हीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती थी। ये करता धरता थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा रूल इंडिया में कैसा होता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते थे। ठीक है, तो सारा उनका सिविल, सारा पॉलिटिकल, सारा मिलिट्री, सारा इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सारा मैटर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में। इस लॉ ने बोला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब जो भी काम इंडिया में कर रहे हैं वो अनरिपोर्टेड नहीं जाएगा, यानी अब आपको जितना भी आपने काम किया है आपको हमको रिपोर्ट करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे भाई हमने किया था अब हम आपको क्या बताएं, नहीं, यू हैव टू रिपोर्ट अस। आपको बताना पड़ेगा कि आपने अगर कोई लड़ाई लड़ी तो किस लिए लड़ी, उसमें खर्चा कितना आया, आप अपनी मिलिट्री मेंटेन कर रहे हो, उस मिलिट्री में, डिफेंस में आपने कितना खर्चा किया, कितना एक्सपेंडिचर वहाँ पे आ रहा है। अगर आपने कोई लड़ाई लड़ी, वहाँ से कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ आपने जीता, क्या रेवेन्यू गेन किया। हम सबको पता है कि कई सारे ब्रिटिशर्स ने अलग अलग प्रोविंसेस को की पावर असर्व करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस लाए थे। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस लाया कि आप हमसे दोस्ती करो, आपके अड़ोस पड़ोस वाले जितने भी किंगडम्स और प्रोविंसेस हैं वो आप पे जब भी हमला करेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, पर उसके बदले में आप हमको क्या दोगे? हम आपसे प्रॉपर एक डिफरेंट फिक्स्ड रेवेन्यू आपसे लेंगे। और रेवेन्यू क्या था? वही अनाज, फूड ग्रेन्स। ठीक है, सिमिलरली एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का कॉन्सेप्ट आया, लॉर्ड डलहौजी साहब लाए थे। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये बोला गया कि अगर किसी का भी नेचुरल हेयर नहीं है, यानी कि अगर कोई भी किंग अपने नेचुरल हेयर यानी कि अपने सगी संतान को के बजाय बगैर मर जाता है तो एडॉप्टेड सन जो होगा उसको अथॉरिटी नहीं मिलेगी रूल करने की आगे। तो अगर ऐसी कहीं पे भी सिचुएशन होगी तो उस केस में वो पूरा का पूरा किंगडम असर्व कर लेगा कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। बेस्ट एग्जाम्पल इसका था झांसी का, ग्वालियर का। वहां पे झांसी की रानी उसी चीज से के अगेंस्ट लड़ाई कर रही थी जब झांसी पे एनेक्सेशन हुआ था। ठीक है, वो हम आगे हिस्ट्री का पार्ट है, वो यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बेसिक बैकग्राउंड समझिए आप। ठीक है, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हुआ। क्या क्या चीजें बोली? पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को बोला कि आप गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हास्टिंग्स हो गए। दूसरा उन्होंने बोला कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जितनी भी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की, वो किसके सबऑर्डिनेशन में डाल दिया? वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में डाल दिया सबऑर्डिनेशन में। ठीक। तीसरी चीज कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया कलकत्ता में, उसका एक लिमिटेड जुडिकेचर था, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कह लीजिए सिविल रिफॉर्म या जुडिशियल रिफॉर्म, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करने का जो प्रोविजन स्टार्ट हुआ था वो यहीं से हुआ था, क्योंकि हम आर्टिकल 50 जो हम पढ़ते हैं वो सीधे सीधे ही बात करता है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, उसका बेस यहीं से आया। दूसरी चीज प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हर तरीके से कंपनी को अकाउंटेबल बनाने की बात की गई। और तीसरी जो लास्ट इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अकाउंटेबल बनाने की, कि आप इंडिया में जो भी फंक्शंस कर रहे हो उसको रिपोर्ट करोगे। आप किसको रिपोर्ट करोगे? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अब हम जरा बात कर लें कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट की बात की थी कलकत्ता में, वो क्या है, क्या क्या चीजें कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में है। ये 1774 में बनाया गया अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इससे पहले ये देखिए, जो मैं बोल रहा था कि एग्जीक्यूटिव ही जुडिशरी की फंक्शन परफॉर्म करता था, मेयर जो था कलकत्ता का वही एजुडिकेटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा था। तो यहां पे सेपरेट कर दिया, एग्जीक्यूटिव से हटाकर एक सेपरेट सुप्रीम कोर्ट बनाया, एक सेपरेट जुडिशियल ऑर्गन तैयार कर लिया। ये जो कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट जो था कलकत्ता का, वो कब तक काम किया? 1862 तक। 1774 में बना और 1862 तक इसने काम किया। 1862 में हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश किया गया, एक सेपरेट इंडिविजुअल हाई कोर्ट
ठीक है, पूरे कलकत्ता का, पूरे बंगाल के ऊपर उसका एडजुडिकेशन था। वो कोर्ट तैयार किया गया, बनाया गया किस एक्ट के अंदर? हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861, और उससे पहले तक यही सुप्रीम कोर्ट काम करता था। ठीक, अब थोड़ा और इसके अंदर बात करते हैं। ये लीजिए कि भाई ये जुरिडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, कौन कौन इसमें अपना केस ले जाके अर्जी डाल सकता है कि बाबूजी हमारा केस सुन लो, तो वो भी देख लेते हैं। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ओनली लिमिटेड टू द कैलकाटा रीजन। बात समझिए, जुरिडिक्शन ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा इज ओनली लिमिटेड टू द कैलकाटा रीजन। कैलकाटा के बाहर के लोग यहां पे अर्जी नहीं डाल सकते, अपना केस लेके नहीं आ सकते। बट यही प्रोविजन एक्सटेंड किया जा सकता है बंगाल, यानी ओवरऑल बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। अभी केवल कैलकाटा के लिए है इन जनरल, बट बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सारे ही कॉन्टिग्यूअस एरिया हैं। अगर आप मैप उठाओगे इंडिया का तो आप देखोगे ये वेस्ट बंगाल, ये बिहार, ये उड़ीसा, सब आसपास ही है। ये पूरा एरिया जो प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था एक टाइम में, उसके सारे लोग इस कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के साथ। पहली कंडीशन क्या लगाई गई कि दे आर ब्रिटिश एंड हिज मैजेस्टी सब्जेक्ट। पहली चीज तो ये कि ऐसा है भैया कि ब्रिटिश होने चाहिए, और दूसरा हिज मैजेस्टी सब्जेक्ट, यानी अभी भी बाकी यूरोपियन जो हैं, यानी फ्रेंच अगर इंडिया में है, डच इंडिया में है, वो अपना यहाँ पे केस ले जा नहीं सकते। हिज मैजेस्टी सब्जेक्ट, अब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल इंडिया पे था, तो इंडियन सब्जेक्ट ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये एक डाउटफुल वाली बात है। बट क्योंकि इंडियन सब्जेक्ट्स के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का रूल था, तो हम उनको भी काउंट करते हैं। तो यस, इंडियंस कैन ऑल्सो गो देयर। दूसरा, पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय कंपनी और अंडर द सर्विसेज ऑफ हिज मैजेस्टी सब्जेक्ट, यानी कोई भी ऐसा बंदा जिसको कंपनी ने एम्प्लॉय किया हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया हो यहाँ पे, या इंडियन सब्जेक्ट, कोई जमींदार है वो ब्रिटिश क्राउन की सर्विसेज में है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो ब्रिटिश क्राउन की सर्विसेज में है, और उसने किसी बंदे को अपने अंदर एम्प्लॉय कर रखा है, अपॉइंट कर रखा है, उसका इशू हुआ तो वो भी जा सकता है। ठीक है। तीसरा, पर्सन वॉलेंटरली सबमिट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई बंदा वॉलेंटरली खुद से सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करता है कि सर मुझसे ये गलती हुई, मैंने ये क्राइम किया, कोई भी क्राइम, सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, क्राइम किया है और मैं अपना केस आपके सामने ला रहा हूं, वरना बाहर के लोग मुझे मार देंगे, ये भी हो सकता है। मैंने किसी की जमीन असब कर ली, अपने पास फर्जी डॉक्यूमेंट लगा लिया, गांव वालों ने रिवोल्ट कर दिया, अब उस जमींदार ने सोचा कि अब क्या किया जाए, बचा कैसे जाए, पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट, सरेंडर कर रहा हूं सर। ठीक है। एंड लास्ट, कि कोई भी ऐसा केस जिसमें 500 रुपए तक की फीस, जुर्माना या धोखाधड़ी, ठीक है, 500 रुपए की जो एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 500 रुपीज, 500 रुपए से तक या 500 रुपए या उससे ज्यादा का जुर्माना है, फीस है, या फिर कोई ऐसा क्राइम जिसमें 500 रुपए के धोखाधड़ी की बात है, ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एंजॉय करता था। ये एडजुडिकेटरी अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट के नाम से बनाई गई कलकत्ता में, उसका एडजुडिकेशन जो लिमिट है वो ये 4 सब पॉइंट्स डिसाइड करता है। इस पे ज़्यादा सीडीएस में क्वेश्चन नहीं आया है, पर हाँ सिविल सर्विसेज में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है। ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, आई होप आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा हो। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा, पॉलिटी में भी पढ़ने को मिलेगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो मैंने आपको समझाया, बैकग्राउंड था, इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह आपने सुना। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आपको हेल्प करती है वो चीज़ों को याद करने के लिए। ठीक है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, सीधे जो पॉइंट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए थे, आप भी अपने नोट्स में उन्हीं पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, और जब आप रिवाइज करो तो उन्हीं पे फोकस करो। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से मिलने वाले। ठीक है। अगला लॉ, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1773 में कुछ ना कुछ कमियां रहीं, नो डाउट कमियां रहेंगी, क्योंकि हर लॉ जो बनाया जाता है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, इंप्लीमेंट करने के बाद उसमें कमियां देखी जाती हैं, उसको रिफॉर्म किया जाता है। सेम चीज़ यहीं पे हुआ। 1784 में हमने फिर पिट्स इंडिया एक्ट लाया। पिट्स विलियम पिट्स के नाम पे है। विलियम पिट्स उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे ये लॉ आया। ठीक है। अगेन सेम फीचर, सेम ऑब्जेक्टिव कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करना है।
फंक्शनिंग यानी कि सारी फंक्शनिंग, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सिविल हो, मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल हो, सब कुछ। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया गया, इसके फीचर्स पढ़ते हैं। पहली चीज, इसने सीधे सीधे क्या डिस्टिंग्विश किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हमने देखा कि अभी तक किसी भी लॉ ने, या 1773 की बात करें या ब्रिटिश पार्लियामेंट के कोई और रूल रेगुलेशन प्रोविजन की बात करें, किसी ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया था कि आप इकोनॉमिक एंटिटी हैं और पॉलिटिकल एंटिटी हैं। आप सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, बस हमने आपसे ये बोला था 1773 लॉ में कि आप हमको रिपोर्ट करोगे जो भी फंक्शंस कर रहे हो। लेकिन यहां पे पहली बार बोला गया कि ऐसा है, आपके फंक्शंस हम अलग अलग कर रहे हैं। एक तरफ पॉलिटिकल फंक्शंस कर दिए और एक तरफ कॉमर्शियल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल फंक्शंस कर दिए कंपनी के। ठीक है, ये 1784 में हुआ था। याद रखिएगा, पहली बार इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फंक्शंस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग किए गए। कब? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। दूसरा, अब आपने क्या कर तो दिया कि एक तरफ पॉलिटिकल फंक्शंस दे दिए, एक तरफ इकोनॉमिक फंक्शंस दे दिए, बट इन दोनों को करने के लिए आप अलग अलग अथॉरिटी भी बनाओगे। ठीक, क्योंकि अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो अब उन्होंने क्या कहा कि हम एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाकर हमने बोला आपके सारे पॉलिटिकल फंक्शंस बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपके सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कॉमर्शियल फंक्शंस देखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। क्वेश्चन बनता है, विच लॉ डिस्टिंग्विश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन द पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? ठीक, विच लॉ कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू रेगुलेट द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी? ठीक, यहां पे दो अथॉरिटी हो गई, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल अफेयर्स देखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। Companies' territories in the India for the first time were called British possession in India. अभी तक किसके नाम पे चल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजेशन था। ठीक है, कहीं पे भी ये टर्म यूज नहीं कर रहा था, ब्रिटिश पोजेशन। ब्रिटिश का है, क्राउन के नाम पे, क्राउन के नाम पे ठीक है, बट ब्रिटिश पोजेशन कभी नहीं बोला गया। ठीक है, किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करके उसको डेजिग्नेशन नहीं दिया गया था कि वो किस अथॉरिटी के अंदर है। ये पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया कि जितना भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया है इंडिया में, उसको ब्रिटिश पोजेशन बोला जाएगा। इस पे क्वेश्चन आया है कि इन विच लॉ इट हैज बीन डेजिग्नेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूट ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, अंडरलाइन करिएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अगेन बहुत रिसेंट क्वेश्चन था ये यूपीएससी का कि कब ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल। ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, पार्लियामेंट गवर्नमेंट सेम चीज है, बट वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल कंट्रोल जो था इंडिया में, उसको पहले तो तोड़ा गया। पहले तो उनसे बोला गया कि भैया ऐसा है, रिपोर्ट करो। ठीक है, जो भी कर रहे हो यहाँ पे। फिर बोला गया कि ऐसा है, तुमसे पॉलिटिकल अफेयर्स ना हो पाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए हम एक काम करते हैं, एक अलग बॉडी बना देते हैं, वो रेगुलेट कर लेगी पॉलिटिकल अफेयर्स। तुम तो ट्रेडिंग कंपनी हो ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तुम अपना देखते रहो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो काम करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स। तीसरी चीज उन्होंने ये करी कि ऐसा है भैया, अब जितना भी पोजीशन, टेरिटरी तुमने यहाँ पे एक्वायर कर लिया है, अब वो तुम्हारा नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है। तुमने ब्रिटिश क्राउन के नाम पे किया है तो वो ब्रिटिश पोजीशन हो गया, तुम्हारा नहीं है, तुम अपनी अथॉरिटी उस पर नहीं जमाओगे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हारा जितना भी फंक्शनिंग तुम्हारा कंपनी का वहां पे हो रहा है, उस पर सुप्रीम कंट्रोल करने वाला अथॉरिटी कौन हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, एक ही चीज। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर जिस पे बहुत रिसेंटली क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, अंडरलाइन करिएगा। अगला लॉ पढ़ते हैं, 1813। ये धीरे धीरे आप देख रहे हो क्या चल रहा है, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर करने की बात हो रही है। कमजोर क्यों करी जा रही है? उसके अलग अलग सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स है। जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट में काफ़ी सारे बिजनेसमैन आ गए थे, वो भी चाहते थे ट्रेड करना, उनको भी चाहिए इंडिया में घुसना। दूसरा, एक अलग ही अप्रोच शुरू हो गया ब्रिटेन में, किसका? कि भैया पेट्रोलिज्म शुरू करो। पेट्रोलिज्म का मतलब हमारे जो सोशियो कल्चरल डायमेंशंस हैं
एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ग्लोरीफाइड हैं, आर्यन कल्चर बहुत ग्लोरीफाइड है, और जो बारबेरियन कल्चर इंडिया में चल रहा है उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। तो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल केवल और केवल वहां से प्रॉफिट उठाना नहीं है, उनको सिविलाइज्ड करना भी है। तो उसके थ्रू वो कैसे किया जाए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, बट स्टिल कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाए गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भी जिम्मेदारी की जाए कि वो कुछ ना कुछ सोशियो पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट, सिविल इंप्रूवमेंट इंडिया में भी देखने को मिले आपको, ठीक है। तो उसके लिए उनके ऊपर प्रोविजंस हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। 1813 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का, ये प्लीज अंडरलाइन करिएगा, उसको याद रखिएगा। इट इज 1813 जिसने ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में खत्म करी। इसका क्या मतलब हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी ट्रेडिंग कंपनीज भी, बाकी ब्रिटिश या इंग्लिश बिजनेसमैन, मर्केंटलिस्ट, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन पे कोई रोकथाम नहीं है। अब जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई लैंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई रेलवेज लग रही है तो उसमें इन्वेस्ट करेगा, कोई इरिगेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट लेना है, बैंकिंग फैसिलिटीज शुरू हो गई हैं इंडिया में, लोन लो भाई हमसे, वो सारी चीजें इस लॉ के बाद शुरू हुई क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म। अब कोई भी चाहे ब्रिटिश सिटीजन जो यहाँ काम करना चाहता है, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ बिजनेस सेटअप करना चाहता है, आराम से करे, ठीक। लेकिन प्रोविजो है इसके साथ, एक प्रोविजन क्या है, कंडीशन क्या है, थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई गई कंपनी की तरफ कि ठीक है हम आपकी मोनोपोली खत्म कर रहे हैं, बट अभी भी इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो टी का ट्रेड है, चाय का ट्रेड है, वो केवल आप ही करोगे, वो किसी और के लिए नहीं खोला है। तो अभी भी आप वो मोनोपोली टी ट्रेड में एंजॉय करो। दूसरा, चाइना के साथ जो आप इंडिया से ट्रेड करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी हम किसी और को नहीं दे रहे हैं, वो भी सिर्फ आप ही करोगे। सिर्फ आपका ही हक है चाइना के साथ ट्रेड करने में, और ब्रिटेन के साथ या किसी और ब्रिटिश प्रोविंस के साथ अगर आप टी का ट्रेड करते हो, चाय का ट्रेड करते हो, तो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई नहीं करेगा। इसके अलावा और कोई भी ट्रेड, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो गन पाउडर हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो और भी कोई आइटम, कॉटन जैसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन, क्योंकि ब्रिटिश मर्केंटलिस्ट जो थे वो यहाँ से रॉ मटेरियल उठाते थे और फिनिश गुड यानी टेक्सटाइल यहाँ डेवलप करते थे। तो उनके लिए उन मर्केंटलिस्ट के लिए इंडियन मार्केट खोलना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लगातार प्रेशर दे रहे थे कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करो, वो इस एक्ट ने पूरी कर दी, ठीक है। अगला, granted permission to Christian missionaries to work for social and religious improvement। ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि भैया किस लॉ ने क्रिश्चियन मिशनरीज को, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो रिलीजियस क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने आ रहे थे, ठीक है। तो उनको दिखा कि यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस डिस्टिंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके अगेंस्ट कैसे लड़ा जाए। तो उन्होंने बोला कि क्रिश्चियनिटी जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है हिंदुइज्म से, क्योंकि हिंदुइज्म में छोटी छोटी चीज़ों के लेकर के बेसिस पे डिस्टिंक्शंस हैं, अलगाव हैं, उन अलगाव को ख़त्म किया जाएगा क्रिश्चियनिटी के थ्रू। तो क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्री हैंड दिया गया इस लॉ के अंदर। अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट फीचर है। मेड अ प्रोविजन फॉर द कंपनी टू इन्वेस्ट 1 लाख पर ईयर। कौन करेगा? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। किस लिए? इंडियंस के एजुकेशन के लिए। और कौन से सब्जेक्ट मेजर पढ़ाएंगे? साइंस और लिटरेचर, ठीक है। इसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया कि ऐसा है, इंडियंस के एजुकेशनल, उनके सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी। उसके लिए आप हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे इंडियंस की एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन, मास एजुकेशन की बात नहीं है ये हायर एजुकेशन की बात, ठीक है। क्योंकि लाइक माइंडेड इंडियंस, यानी बहुत सारे इंडियंस इस टाइम मिडिल क्लास और क्या नाम है हायर क्लास की जो यूरोप जाके एजुकेशन लेके आई है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है इसी के थ्रू। कि इनका मानना यह था कि एक ट्रिकल डाउन अप्रोच है एजुकेशन का, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ये क्या बोलती है कि जो लाइक माइंडेड या उस रैशनैलिटी वाले सोच वाले जो इंडियंस हैं, हम उनको प्रॉपर फैसिलिटेट करें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, और वो मासेस को प्रोवाइड करेंगे। तो हमने ब्रिटेन से यहाँ के इंडियंस जो हायर क्लास इंडियंस हैं उनको एजुकेट किया, और वो रेस्पॉन्सिबल हैं किस लिए? मास एजुकेशन के लिए। मास एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? लोकल पॉपुलेशन जो लार्ज स्केल पे होगी
उसकी एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कौन? इंडियंस। ठीक है, कौन से इंडियंस? जो मिडिल क्लास और हायर क्लास इंडियंस हैं। ठीक है। तीसरी चीज, एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस। ये पहली बार हुआ। लोकल गवर्नेंस के डायमेंशन में अगर देखें तो ये पहला प्रोविजन बनाया गया था जिसमें लोकल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई कि वो टैक्स लगा सके। सब पे टैक्स नहीं लगेगा, किस पे लगेगा वो देखते हैं। ऑन द पर्सन सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस ले जाते हैं, ठीक है, उन पे टैक्स लगाओ। अच्छा है कि एक तरफ उनको कैरेट दिखाइए कि आइए आपके पास हमने एक जुडिशियल ऑर्गन दिया है, अच्छा एडजुडिकेटर है, हमारा अपना अप्रोच है कि हम जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करें ताकि आप बिना किसी डर खौफ के अपने केस को वहां पे ले जाएं, भले ही वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों ना हो। ठीक। और दूसरी तरफ अगर आप अपना केस लेके जा रहे हो तो ऐसा है भैया, बिना पैसे के तो नहीं ले जाओगे, तो टैक्स तो देना है। तो उन्हीं लोगों के ऊपर जो केस ले जाते हैं उस सुप्रीम कोर्ट में उस एरिया के अंदर आ गए हैं, उस एडजुडिकेशन के अंदर आ गए हैं, तो दे वर वेरी मच लायबल टू पे टैक्स। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लिसिटली डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। यानी पहली बार डॉक्यूमेंटेशन हुआ कि इंडिया में ब्रिटिश टेरिटरीज कितनी है, क्योंकि पहले हमने देखा था 1784 में ब्रिटिश पोजीशन डिक्लेयर कर दिया गया था। दूसरी बार डॉक्यूमेंटेशन हो गया कि इंडिया में कितनी टेरिटरीज ब्रिटिश के अंदर है। ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रिटिश पैरामाउंसी, वो इसी लॉ के अंदर इंट्रोड्यूस कराएगी। ये ब्रिटिश पैरामाउंसी है क्या? ब्रिटिश पैरामाउंसी का मतलब होता है सुपरमेसी, हर चीज में सुपरमेसी। यानी अगर ब्रिटिश पैरामाउंसी की बात की गई है तो आप सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में बात करो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में बात करो, मिलिट्री एस्पेक्ट में बात करो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बात करो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करो, हर चीज में ब्रिटिश आपसे सुपीरियर है, आपको ये चीज माननी होगी। अपने राइट्स, अपने ऑब्लिगेशंस आपको उनको सरेंडर करने होंगे, वो आपको फंक्शंस एलोकेट करेंगे, आपकी जिम्मेदारियां एलोकेट करेंगे और आगे के डिसीजंस लेने में आपको इनसे परमिशन लेनी होगी, वो चाहे किंग हो या आम आदमी हो। ठीक है। इसी तरह जितने भी ब्रिटिश क्या नाम है छोटे छोटे किंगडम्स और क्या नाम है छोटे छोटे प्रोविंसेस रहे हैं, वो सब के सब हर तरीके से ब्रिटिश के अधीन आ चुके थे। दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश पैरामाउंसी। ये कब इंट्रोड्यूस कराया गया था? 1813 के एक्ट में। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। ये सारे प्रोविजन जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये आपको भी ऐसे ही अंडरलाइन करने हैं, क्योंकि यही चीज है इंपॉर्टेंट। चाहे उसे हाईलाइट करिए चाहे अंडरलाइन करिए, और एग्जाम से पहले उसको ही रिवाइज करना है। ठीक है। इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। अगला 1833, 20 साल बाद एक और लॉ पास किया गया। अगेन कंपनी की सिचुएशन देखते हुए उन पे और रेगुलेशन लगाने के लिए, सिचुएशन और इंप्रूव करने के लिए, या ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल को और बढ़ाने के लिए। देखते हैं फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। क्या किया इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, याद है आपको 1773 में डेजिग्नेशन दिया गया था बंगाल के गवर्नर को। ठीक। उसको मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के ऊपर रखा गया था। अब उसी गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। एक सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी दे दी गई कि अब सीधे कम्युनिकेशन या सीधा अथॉरिटी इंडिया पे कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया पे रूल करेगा। उसके नीचे बाकी सारी चीजें होंगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव। देखिए तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 पहले गवर्नर जनरल थे। काफी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, हिस्ट्री में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। सती एबॉलिशन में इनका रोल था। मेरे ख्याल से चाइल्ड इन्फेंटिसाइड में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल था। बाय लॉ इन्होंने बैन कराया था चाइल्ड इन्फेंटिसाइड। तो एक अच्छे गवर्नर जनरल माने जाते हैं। उस टाइम इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी बनाई दी गई। दूसरा, क्रिएटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। क्रिएटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं थी जो एक सेंट्रलाइजिंग रोल प्ले करे इंडिया में। ठीक। इसलिए अब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई गई जिसका हेड है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। सेम चीज यहाँ पे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में जितनी भी टेरिटरी ब्रिटिश पोजीशन पे है उसका कंट्रोल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा, जो रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है। उसके अलावा क्या किया गया?
एक लॉ मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड किया गया। आपको पता है आपके जितने भी लॉज हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब इसी जो क्या नाम लॉ मेंबर जो बने थे, ये सारा कोडिफिकेशन इसी लॉर्ड मैक्वेले ने ही किया था, इसी लॉ मेंबर ने ही किया था। ये 1833 में पहली बार हुआ कि एक लॉ मेंबर ऐड किया गया जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर इंडियंस को रूल करना है तो आप उनके पर्सनल लॉज को समझो, उनको कोडिफाई करो और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ये काम दिया गया लॉर्ड मैक्वेले को कि आप इंडियंस पे लगने वाले जितने भी लॉज हैं उनको कोडिफाई कर दें। क्रिमिनल अलग, दैट इज सीआरपीसी, सिविल अलग, दैट इज सीपीसी, और आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, यानी कि अगर क्राइम हुआ है तो उस पर क्या धाराएं लग के क्या सजा दी जाए, वो भी इन्हीं लॉर्ड मैक्वेले ने कोडिफाई किया था। एक लॉ कमीशन बनाएगी जिसके चेयरमैन ऑब्वियसली लॉ मैक्वेले थे और उन्होंने ही पूरे इंडियन लॉज को कोडिफाई किया था। अगला पॉइंट है डिप्राइव द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बंगाल के अंदर बॉम्बे और मद्रास को तो सबऑर्डिनेशन में डाल दिया गया, पर उनकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को टच नहीं किया गया, यानी कि वो अभी भी अपने लिए लॉज बना सकते थे। लेकिन अभी जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी एक सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दी गई, ये बॉम्बे और मद्रास के पास लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करने की अथॉरिटी नहीं रह गई, वो भी उठा के उन्होंने उनको दे दी। यानी अब मद्रास हो या बॉम्बे हो, इनके लिए भी अगर कोई लॉ बनाया जाएगा, कोई लेजिस्लेशन बनाया जाएगा, तो वो भी कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है। तीसरा, एंडेड द कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी विच रिमेन्ड ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। हमने देखा था 1784 पिट्स में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक के पास पॉलिटिकल फंक्शंस, एक के पास कॉमर्शियल फंक्शंस, लेकिन यहां पे जो कॉमर्शियल फंक्शंस हैं कंपनी के वो भी खत्म कर दिए गए। धीरे धीरे देख रहे हो आप किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को कब्जे में लिया जा रहा है, ताकि 1857 में बहाना मिले और 1858 के लॉ में उनको उखाड़ के फेंक दिया जाए इंडिया से बाहर। कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी खत्म कर दी गई, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज छोड़ दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? सिविल सर्विसेज, सिविल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, सैनिटेशन, एजुकेशन, यही सब बचा। कॉमर्शियल कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी कंपनी की खत्म हो गई। जो भी पैसा आप कमाओगे वो कहां से कमाओगे? ट्रेड से कमा रहे हो, ठीक है। यहां कोई आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, जो टैक्स लगा रहे हो कौन लगाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट लगाएगा। अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ, ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे टर्म लिखा है अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड का मतलब ट्राई किया गया, ट्रायल बेसिस पे लिया गया, अप्रूव नहीं हुआ। यहां पे इस लॉ के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया ये प्रोविजन, कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोजिशन किया और वो चीज वहीं पे खारिज हो गई। क्या किया था इन्होंने बोला कि हम एक ओपन सिस्टम, जो अभी हमारे यहां जैसे यूपीएससी है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीसीएस है, ये एक ओपन एग्जाम कराती है, जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है वही सिविल सर्विसेज में आ जाता है। यहां पे अभी तक क्या चल रहा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो अपने जान पहचान वाले लोगों पे या जिनसे उनको कोई फायदा हो रहा हो उन लोगों पे, हायर क्लास जमींदार या ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो ब्रिटेन में है वहां से, या किसी हायर गवर्नर जनरल या जनरल या कमांडर, उनके कोई रिलेटिव, उनको सिविल सर्विसेज में इंट्रोड्यूस कराया जाता था। लेकिन यहां पे 1833 में यह सोचा गया कि ऐसा है, ओपन कंपटीशन रखा जाए जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे, ब्रिटिशर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, किसी के लिए कोई फेवर नहीं किया जाएगा। ओपन कंपटीशन के थ्रू सिविल सर्विसेज में पोस्ट एक्वायर की जाएंगी। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस चीज को अपोज किया और पूरा का पूरा मैटर यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि द एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, शुरू किया गया था। सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट मेंशन दैट नो पर्सन ऑफ इंडिया और द क्राउन वुड बी डिबार्ड फ्रॉम एनी प्लेस, पोस्ट और सर्विस सब्जेक्ट टू द कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डेसेंट, कलर और एनी ऑफ देम। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। क्यों? क्योंकि इस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि सिविल सर्विसेज उनसे निकालो। सिविल सर्विसेज जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में आ जाएगा, उसमें जो भी सब्जेक्ट जो भी सिविल सर्वेंट बनेगा वो किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका एफिलिएशन नहीं रहेगा। तो कोशिश ये की गई थी इस एक्ट के अंदर कि भाई किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किन किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, आपका फोर फादर्स क्या है उनसे, कलर यानी हम ब्राउन है वो वाइट है, उसके बेसिस पे। तो इस तरीके को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किस लिए? कंपनी में काम करने के लिए।
जॉब लेने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चला रही थी, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की गई और इससे डेफिनेटली कंपनी कमज़ोर होती। तो ये एक प्रोविज़न ऐड ऑन किया गया था, बट उसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे करने की कोशिश की गई थी, सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ, लेकिन हाँ लोकल लेवल पे शुरू हो चुका था, लोकल लेवल पे ये प्रोविज़न शुरू हो गया था। ठीक है, 1833 के बाद जब आपने 1833 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़े, उसके बाद 1853 का जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जो चीज़ें 1833 में मिस आउट हो गई थी वो यहाँ पे ले आए थे वो। आइए देखते हैं। ये देखिए, अभी हमने बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए, उस टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल बनाए गए थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करती थी। फिर 1833 में हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, उनकी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म करती थी, वो एग्जीक्यूटिव भी परफॉर्म करती थी, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करती थी। बट 1853 में हमने ये बोला कि ऐसा है, ये दो फंक्शंस जो हैं ये अलग अलग कर दो, यानी अगर मैं 10 मेंबर्स काउंसिल में ऐड कर रहा हूं तो ये 10 मेंबर्स में से कम 6 जो हैं वो लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करें और 4 जो हैं वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करें। ऐसा नहीं है कि ये सेम 10 के 10 इनसे ही तुम एग्जीक्यूटिव का भी फंक्शन करा लो, इनसे ही लेजिस्लेशन का भी फंक्शन करा लो, नहीं, ये पहली बार हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, अंडरलाइन इट। ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम क्या था? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, फंक्शनड एज द मिनी पार्लियामेंट, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर्स एज ब्रिटिश पार्लियामेंट। अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको 2 पार्ट में तोड़ा, गवर्नर जनरल की काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी। ठीक है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो एक्चुअली पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, मिनी पार्लियामेंट बोला उसको, मिनी पार्लियामेंट का। इसको डेजिग्नेशन क्या दिया गया था? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, आपको पता है पार्लियामेंट क्या काम करती है? लॉ बनाती है, तो इनका भी काम वही था, लॉ बनाएंगे। हर पार्लियामेंट में कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो फॉलो करने हैं उनको। ठीक, तो कौन से नियम, क्या नए नियम बनाए जाए? तो उन्होंने बोला नहीं, नए नियम मत बनाओ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती है, जो रेगुलेशंस वो फॉलो करते हैं, जो नियम वो फॉलो करते हैं, वही रूल्स और रेगुलेशंस हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी फॉलो कर लेगी। ठीक है, आते हैं। इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल रिप्रेजेंटेशन, इसका क्या मतलब हुआ? लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल का मतलब जो रूल कर रहा है उसी में, जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है, सुनिएगा, जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है उसी में से एक सब्जेक्ट उठाया, उसको हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पार्लियामेंट में बैठा दिया, आई मीन लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठा दिया। इसको बोलते हैं लोकल रिप्रेजेंटेशन। जिस बंदे को वहां पे बैठाया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है, इंडियंस। तो इंडियंस के दिमाग में ये आएगा कि भैया ऐसा है, हम ब्रिटिश से तो डायरेक्टली नहीं मिल पाते, हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव है, हम इनसे बोल देंगे, ये जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलेंगे, यानी काउंसिल में बोलेंगे, हमारे इंटरेस्ट पे काम होगा, हमारा फायदा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, आज के टाइम पे तो हम देखते हैं कि कहीं पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कहीं पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था वो कोई इलेक्शन के बेसिस पे नहीं था, वो अगेन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अपने इंटरेस्ट पे था, जिसको चाहे पसंद करें वाली बात आ गई। तो इन्होंने 6 में से जो 4 काउंसिल मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, वहां से अपॉइंट किए गए थे। अगेन ये 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अपने अपने बताया कि ऐसा है, एक ये मद्रास वाले ने एक बंदा भेज दिया, इन्होंने एक बंदा भेज दिया, इन्होंने एक बंदा भेज दिया, इन्होंने एक बंदा भेज दिया और बोला कि भैया ये ले लो। ठीक, और इसी को लोकल रिप्रेजेंटेशन बोल दिया। फायदा कुछ नहीं था, खाना पूर्ति ही थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि उस तरफ जा रहे थे। किस तरफ? लोकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। लोगों के इंटरेस्ट को एक्चुअली फुलफिल नहीं कर रहे थे, पर एटलीस्ट शो तो हो रहा था, बात आगे तो बढ़ रही थी, समझ रहे? और यहीं पे जो अगला प्रोविजन ऐड ऑन किया गया वो था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि किस लॉ में ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराया गया था? वो आपका 1853 लॉ है। इंट्रोड्यूस्ड
इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। समझे? अब पूरी तरीके से जो भी बंदा अपॉइंट होता था सिविल सर्विसेज में, उसके लिए एक ओपन कंपटीशन होता था, एग्जाम होता था। उस एग्जाम को कराने के लिए मैकॉले कमेटी बनाई गई थी 1854 में, और उसके बाद उसी के थ्रू एग्जाम्स कराने की बात हुई थी। इस चीज से बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा कि यहां पर 1853 में एक पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, नहीं। एक मैकेनिज्म तैयार किया गया जिसमें एक ओपन कंपटीशन कराया जाएगा और उसके थ्रू सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। बट कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया था उस काम के लिए, वो आगे बनाया गया था। उसकी डिमांड्स इंडियंस ने उठाई थी, आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, 1853 जैसे मैंने बोला, उसके बाद सिर्फ एक ही इवेंट, मेजर इवेंट हम सबको पता है, 1857 रिवोल्ट। उस 1857 रिवोल्ट में मौका दिया किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से इंडिया से उखाड़ के फेंक दें। ठीक, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे जो पुराने लॉज थे, बहुत सारे पुराने जो एटीट्यूड थे उनके, जो अटेम्प्ट थे उनके एनेक्सेशन के, जमींदारों के अगेंस्ट, ये सब काफ़ी चीज़ें थी, उसको रीज़न बताते हुए पूरी तरीके से एक एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट पास किया, जिसका मतलब क्या था? हम आपको गुड गवर्नेंस देने वाले हैं, अच्छी सरकार देने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आपका इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही थी, इसीलिए तो रिवोल्ट हुआ, क्योंकि लोग आपसे खुश नहीं थे। तो अब आप वहाँ से हटो और आप अपनी सारी अथॉरिटी, सारा पोजीशन, सारा रूल, सारा रेगुलेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दो। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से बाहर हो गई, और अब कौन रूल कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे। ठीक, इसीलिए इसको बोला गया क्राउन रूल। यहाँ से आपका क्राउन रूल शुरू हुआ। याद होगा जब हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ से शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। वो कब तक चला? 1858 तक। 1858 में गुड गवर्नमेंट एक्ट आया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी रूल खत्म किया और क्या शुरू कर दिया? ब्रिटिश क्राउन रूल। ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली देख रही थी। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल शुरू होगा तो मैकेनिज्म भी नया शुरू होगा, है ना, एक हायरकी भी नई शुरू होगी। तो क्या हायरकी होगी? वो बोल सकते हैं ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश, सीधी सीधी बात है। ठीक, सारा टेरिटरी रेवेन्यू ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। फीचर्स देखते हैं सीधे सीधे। प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे अब रूल किया जाएगा डायरेक्टली, कोई बीच में कंपनी नहीं आएगी। चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वॉइसराय ऑफ इंडिया। वॉइसराय टर्म का मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पर ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर रूल कर रहे थे, उनको हटा के हमने क्या बनाया? एक